वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पायरोगायरा। तो सबसे पहले हम स्पायरोगायरा की अकरेंस को स्टडी करेंगे। तो स्पायरोगायरा जो है ये लार्जेस्ट जीनस होते हैं, यानी ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और राउंड अबाउट इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो है 300 स्पीशीज़। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये फ्री फ्लोटिंग बॉडी की तरह जो है वो ग्रो करते हैं, यानी किसी चीज़ के साथ ये अटैच नहीं होते। तो इसीलिए कॉमनली जो है हम इनको पॉन्ड स्कम भी कहते हैं, यानी तालाब के अंदर ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। कॉमनली स्पायरोगायरा फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। ये स्टैग्नेंट रिजर्वायर में ग्रो करते हैं, यानी उन जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है, पानी की मूवमेंट जो है वो कम होती है, तो उस एरिया में जो है ये कॉमनली ग्रो करते हैं। इसके अलावा जिस वाटर में स्पायरोगायरा पाए जाते हैं उस वाटर की जो मूवमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है। जो नदी नालों में पानी पाया जाता है उनकी जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, जो लहरें होती हैं बहुत ही कम होती है, या समटाइम जो है वो पानी मूव नहीं करता। तो इस तरह के पानी में स्पायरोगायरा कॉमनली ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये एक लॉन्ग शाइनी सिल्की फिलामेंट्स के तौर पे नज़र आते हैं पानी के अंदर। तो इसकी सिल्की अपीयरेंस की वजह से पॉन्ड को जो है वो पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो सूटेबल सीज़न है, जिस सीज़न में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, उस सीज़न को हम विंटर सीज़न कहते हैं। यानी स्पायरोगायरा जो है विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर जो है वो ग्रो करते रहते हैं। इसके अलावा इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं वो डिवेल्प होती हैं। कब डिवेल्प होती हैं, जब टेम्परेचर जो है वो राइज अप होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तभी स्पायरोगायरा के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं वो डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं स्पायरोगायरा की, वो तब डिवेल्प होती हैं जब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है स्पायरोगायरा की। तो स्पायरोगायरा की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। तो स्पायरोगायरा की जो प्लांट बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, यानी सेल्स जो हैं वो काफ़ी सारे आपस में जॉइंट होते हैं और एक लॉन्ग फिलामेंट बनाते हैं। स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, लंबा होता है और अनब्रांच होता है, उसकी ब्रांचेस नहीं होती। एक सिंगल लीनियर शेप में फिलामेंट पाया जाता है। स्पायरोगायरा के जो यंग फिलामेंट्स होते हैं उनके अंदर मॉडिफाइड बेसल सेल्स पाए जाते हैं। उस बेसल सेल को हम हैप्टेरोन कहते हैं। हैप्टेरोन को होल्ड फास्ट भी कहा जाता है, और होल्ड फास्ट जो है एक किस्म की राइजोइड्स की टाइप होती है, जो कि इसको होस्ट के साथ अटैच करने में हेल्प करती है, किसी भी चीज़ के साथ अटैच होने में हेल्प करती है। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है हैप्टेरोन पर राइजोइड्स भी ग्रो होती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर राइजोइड्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। अडल्ट जो प्लांट होता है स्पायरोगायरा का वो हमेशा फ्री फ्लोटिंग होता है, यानी फ्रीली मूव करता है, वो किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता। यानी हैप्टेरोन जो इसका पार्ट है, बेसल पार्ट जिसको हम हैप्टेरोन बोलते हैं, हैप्टेरोन पर राइजोइड्स कुछ स्पीशीज़ के अंदर डिवेल्प करती हैं और कुछ स्पीशीज़ के अंदर डिवेल्प नहीं करती। तो जिन स्पीशीज़ की हैप्टेरोन के ऊपर राइजोइड्स डिवेल्प नहीं करती वो स्पीशीज़ जो है वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, यानी वो किसी चट्टान के साथ, किसी होस्ट के साथ अटैच नहीं होते। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेल स्ट्रक्चर। कि सेल स्ट्रक्चर स्पायरोगायरा का किस तरह का होता है। तो हर फिलामेंट जो है स्पायरोगायरा का वो मुश्तमिल होता है सिंगल रो ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स पर, यानी बहुत सारे सेल्स जो हैं एक लीनियर शेप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक रो बनाते हैं सेल्स की, तो उसको हम जो है वो एक फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो सेल स्ट्रक्चर है स्पायरोगायरा का, इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा के हर सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद होती है, उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है कि स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट्स में होते हैं सेल्स, और एक सेल की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हर सेल के ऊपर जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। हर सेल जो है वो सेल वॉल में इनक्लोज्ड होता है। सेल वॉल आपको पता है हर सेल के ऊपर, चाहे वो एनिमल का सेल हो चाहे वो प्लांट का सेल हो, उसकी सराउंडिंग में जो एक आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है वो दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो इनर लेयर जो है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर होती है वो बनी हुई होती है पिक्टिक सब्सटेंसेस की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो स्पायरोगायरा का फिलामेंट होता है उसके सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट भी पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट जो है हम कहते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन को, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहते हैं।
अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है स्पायरोगायरा के सेल के अंदर सेंटर में होता है और समटाइम जो है वो साइड पे भी मौजूद होता है। जबकि स्पायरोगायरा के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है। पोजीशन जो है साइटोप्लाज्म की पेरिफेरी पे होती है, यानी सेंटर में हो गया वैक्यूल, तो वैक्यूल की वजह से साइटोप्लाज्म जो है उसकी पोजीशन साइड पे आ जाती है, सराउंडिंग में आ जाती है स्पायरोगायरा के सेल के अंदर। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो स्पायरोगायरा के सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट तादाद में मौजूद होते हैं। समटाइम जो है ये एक भी पाया जाता है स्पायरोगायरा के सेल के अंदर और समटाइम जो है इनकी तादाद 12 हो जाती है और समटाइम 24 जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं स्पायरोगायरा के हर सेल के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट जो है एक फ्लैट रिबन शेप में जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो स्पाइरल होती है। आपको डायग्राम से पता चल जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिबन शेप में किस तरह होता है। जैसे रिबन होता है हमारे पास, हम ड्रेसेस पे लगाते हैं रिबन, तो बिल्कुल रिबन की शेप में क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगायरा के सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह की होती है, स्पाइरल होती है। तो स्पायरोगायरा का नेम जो है वो इसके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट की स्पाइरल अरेंजमेंट की वजह से रखा गया है। पाइनाइड्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे डार्स, उन्होंने 1965 में स्पायरोगायरा के अंदर क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया था और उन्होंने बताया था स्पायरोगायरा के अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रैंड्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद स्पायरोगायरा के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं? 3 मेन ऑर्गेनेलिज हैं जो कि स्पायरोगायरा के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 3 ऑर्गेनेलिज हैं जो कि स्पायरोगायरा के फिलामेंट में मौजूद जितने भी सेल्स हैं हर सेल के अंदर ये तीनों ऑर्गेनेलिज जो हैं उनके साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर। तो स्पायरोगायरा की बॉडी जो है वो फिलामेंटस होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको फिलामेंट नहीं बना के दिखाया, फिलामेंट का एक सेल बना के दिखाया है और उस सेल के अंदर हर चीज़ जो आपको अभी एक्सप्लेन की है वो बना के दिखाई है। तो यहाँ भी एक सेल है, यहाँ भी एक सेल है, तो इस तरह सेल्स जो है आपस में जॉइंट होते रहते हैं और स्पायरोगायरा का एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब सेल की बात करें तो हमारे पास जो स्पायरोगायरा का सेल होता है उसके ऊपर सेल वॉल होती है। तो ये देखें, ये जो है ग्रीन कलर में है इसकी सेल वॉल। स्पायरोगायरा के सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा जो कवरिंग होती है वो भी पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये पिंक कलर में शो हो रही है आपको। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल और सेल वॉल के ऊपर होती है म्यूसिलेज लेयर स्पायरोगायरा के हर सेल के ऊपर। अब सेंटर की बात कर लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है स्पायरोगायरा के हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मटेरियल जो है वो शो होता है। तो ये जो सारा ग्रीन ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं। तो ये आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स में जो है न्यूक्लियस एम्बेडेड होता है। इसके अलावा जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो ये आपको ब्लू जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल स्प्रिंग की तरह जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं और जो पाइनाइड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में धंसे हुए होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर स्पायरोगायरा के फिलामेंट में मौजूद एक सेल का। हर सेल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है और म्यूसिलेज की वजह से जो है हर सेल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक लॉन्ग फिलामेंट बनाता है जिसको हम फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा। प्रीवियस लेक्चर में आपको स्पायरोगायरा का जनरल स्ट्रक्चर और अकरेंस के बारे में बताया गया था। तो आज हम स्पायरोगायरा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो स्पायरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर कम्प्लेक्स होती है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत ही सिंपलेस्ट होती है एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए और अकाइनेट्स फॉर्मेशन के ज़रिए। एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन और अकाइनेट्स जो है वो आपको साइनोबैक्टीरिया की वीडियो में डिटेल के साथ बताए गए हैं, तो वहाँ से जो है आप इनको दोबारा से रीड कर सकते हैं।
यहाँ पे हम सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पायरोगायरा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। तो स्पायरोगायरा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। एक्सीडेंटली या फिर किसी इंजरी की वजह से जो है स्पायरोगायरा की बॉडी का पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने वाला फिलामेंट जो है वो 2 या 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। हर पोर्शन जो है वो सेपरेट जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाता है। कुछ केसेस के अंदर जो स्पायरोगायरा के फिलामेंट में सेल्स होते हैं, सेल्स में जो सेल वाल्स होती हैं वो सेल वाल जो है आपस में इन्वेजिनेट कर जाती है, यानी अंदर की तरफ जो है वो पिंच आउट हो जाती हैं, जिनकी वजह से फिलामेंट में मौजूद हर सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इस तरह 2 फ्रैगमेंट जो है वो सेल के बन जाते हैं। दोनों फ्रैगमेंट जो है वो सेपरेट होने के बाद इंडिविजुअली जो है डेवलप करते हैं और न्यू प्लांट बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा के अंदर किस तरह होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पायरोगायरा के अंदर होती है आइसोगैमी के ज़रिए। अब आइसोगैमी जो है वो किस तरह होती है, तो ये होती है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स में कॉन्जुगेशन के ज़रिए, यानी वो गैमेट्स जिनके ऊपर कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं होता वो आपस में जॉइंट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और इस तरह जो है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमी कहते हैं। अब कॉन्जुगेशन जो है वो स्पायरोगायरा के अंदर 2 तरह से होती है। एक को हम कहते हैं स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन और दूसरी को हम कहते हैं लेटरल कॉन्जुगेशन। पहले हम स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और फिर हम लेटरल कॉन्जुगेशन को स्टडी करेंगे। तो स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन स्पायरोगायरा के अंदर बहुत ही कॉमन टाइप है कॉन्जुगेशन की। इस कॉन्जुगेशन में होता ये है मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं फिलामेंट के वो कॉन्जुगेशन में सेम टाइम में ही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि बोथ फिलामेंट्स जो हैं एक लेडर लाइक अपीयरेंस आपस में बना देते हैं, यानी 2 फिलामेंट इस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दोनों फिलामेंट के सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इस तरह एक टाइम पे बहुत सारे सेल्स जो हैं दोनों फिलामेंट के एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं और इस तरह जो एक अपीयरेंस बनती है वो एक लैडर लाइक अपीयरेंस बनती है, यानी एक सीढ़ी की तरह की अपीयरेंस जो है वो उनकी नज़र आती है। स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन जो है वो 2 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। एक प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन और दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पहले हम देखते हैं कि गैमेट्स फॉर्मेशन जो है वो स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में किस तरह होती है। तो फिलामेंट के तमाम सेल्स जो हैं वो गैमेटेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया कि फिलामेंट के तमाम सेल्स जो हैं वो सेम टाइम पे कॉन्जुगेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है, दोनों फिलामेंट्स के सेल्स जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तभी उनके अंदर जो है वो गैमेटेंजिया बनते हैं और एग और स्पर्म जो है उनके अंदर डिवेल्प होता है। अब सिंगल गैमेट जो है वो हर गैमेटेंजिया के अंदर डिवेल्प हो जाते हैं, यानी हर सेल के अंदर जो है वो सिंगल गैमेट डिवेल्प होता है। गैमेट्स जो हैं दोनों फिलामेंट्स में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो इस तरह जो है लेटरल आउटग्रोथ जो है वो डिवेल्प होती है, यानी दोनों सेल जो हैं क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने हैं उन्होंने अपने अंदर गैमेट्स भी प्रोड्यूस कर लिए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, दोनों सेल्स आउटग्रोथ डिवेल्प करेंगे। अब आउटग्रोथ जो है वो जल्दी एक दूसरे के साथ टिप की मदद से आपस में मिल जाते हैं और दोनों की टिप्स जो है वो एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं और इस तरह एक कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो डिवेल्प हो जाती है डिफरेंट फिलामेंट्स के 2 सेल्स के दरमियान में। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई है, उससे पहले होता ये है कि दोनों फिलामेंट के जो ऑपोजिट सेल होते हैं उन सेल्स के अंदर जो भी उनका प्रोटोप्लाज्म होता है वो खुद को चेंज कर लेता है और एक सिंगल एलिप्टिकल गैमेट जो है वो दोनों सेल्स के अंदर डिवेल्प हो जाता है। ये आपको डायग्राम से जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हैं 2 स्पायरोगायरा के फिलामेंट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट फिलामेंट नहीं बनाए हैं, यहाँ पे मैं एक सेल से जो है वो आपको रिप्रोडक्शन बताऊंगी। तो ये जैसे ही इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन स्टार्ट होती है तो 2 फिलामेंट जो हैं उनके सेल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो हर सेल के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, ये दोनों में आपको नज़र आ रहा है। अब होता ये है, अब जैसे ही दोनों सेल्स जो हैं फिलामेंट के एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो फिर इनके अंदर गैमेटेंजिया डिवेल्प होता है, यानी हर सेल जो है अपने अंदर एक सिंगल गैमेटेंजिया बनाता है
اس کے بعد جیسے ہی گیمیٹینجیا بن جاتا ہے تو اس گیمیٹینجیا کے اندر ان کا جتنا بھی پروٹوپلازم ہوتا ہے وہ خود کو چینج کر لیتا ہے ایک سنگل الیپٹیکل گیمیٹ کے اندر. تو یہ ایک سنگل الیپٹیکل گیمیٹ اس میں بھی بن گیا اور اس میں بھی ایک سنگل الیپٹیکل گیمیٹ بن گیا. اب جیسے ہی ان کے اندر گیمیٹس بن جاتے ہیں تو دونوں سیلز کیا کرتے ہیں, آؤٹ گروتھ ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ دونوں سیلز نے جو ہے وہ لیٹرل آؤٹ گروتھ ڈیولپ کی. اب یہ دونوں جو آؤٹ گروتھ ہیں یہ ٹپ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہو جائیں گی. تو جیسے ہی دونوں آؤٹ گروتھ کی ٹپ جو ہے وہ آپس میں فیوز ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس بن گیا کانجوگیشن ٹیوب. اب کانجوگیشن ٹیوب میں یہ ہوگا کہ ایک سیل کا جو گیمیٹ ہے الیپٹیکل گیمیٹ وہ دوسرے سیل میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور اس میں جو ہے وہ مکس اپ ہو جائے گا اور بن جائے گا زائگوٹ. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ گیمیٹس فیوز ہو چکے ہیں یعنی زائگوٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرٹیلائزیشن جو ہے وہ ان کے اندر کس طرح ہوتی ہے. فرٹیلائزیشن آپ کو کروا کے دکھا دیا آلریڈی, لیکن دو میتھڈ ہیں ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ اسپائروگائرا کے اندر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. ایک میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ڈائیوشیس فلامنٹس اور دوسرے میتھڈ کو ہم کہتے ہیں مونوشیس فلامنٹ. ڈائیوشیس فلامنٹ میں فیوژن کے دوران ایک گیمیٹ جو ہے وہ کانجوگیشن ٹیوب سے گزرتا ہے اور دوسرے اپوزٹ سیل میں پہنچ جاتا ہے اور اس طرح اس کے اندر فیوز ہو جاتا ہے. تو اس طرح فیوژن کے اندر ہو جاتی ہے اور زائگوٹ جو ہے وہ ایک سیل کے اندر بن جاتا ہے, دوسرا سیل جو ہے وہ خالی رہ جاتا ہے. موٹائل سیل جو ہے وہ میل گیمیٹ کہلاتا ہے اور جو ادر سیل ہوتا ہے وہ فیمیل گیمیٹ کہلاتا ہے. اور اس طرح دو فلامنٹس جو ہیں اس فرٹیلائزیشن میں انوالو ہوتے ہیں, اس لیے ان کو ہم ڈائیوشیس فلامنٹس کہتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو موٹائل سیل جو ہے وہ میل گیمیٹ کہلاتا ہے, یہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا. تو یہاں ہم نے ابھی جو ہے وہ گیمیٹ فارمیشن میں دیکھا کہ گیمیٹس جو ہیں ان کے اندر کس طرح بنتے ہیں. تو ہر سیل کے اندر ایک دوسرے کے سامنے آنے کے بعد گیمیٹینجیا بنتا ہے. گیمیٹینجیا میں جو بھی پروٹوپلازم ہوتا ہے یعنی نیوکلیس اور سائٹوپلازم ہوتا ہے وہ خود کو چینج کر لیتا ہے اور سنگل الیپٹیکل گیمیٹ بن جاتا ہے. اب جو موٹائل سیل ہوتا ہے وہ میل کہلاتا ہے, میل گیمیٹ. تو موٹائل کا مطلب ہے جو موو کرے گا. تو اوپر والا جو یہ سیل ہے اس نے موومنٹ کی اور اپنا گیمیٹ جو ہے وہ کانجوگیشن ٹیوب سے پاس کروا کے دوسرے سیل کے اندر ٹرانسفر کر دیا اور دوسرے گیمیٹ کے ساتھ جو ہے یہ گیمیٹ بھی فیوز ہو گیا تو زائگوٹ بن گیا. تو مینس یہ جو اوپر والا سیل ہوا جس میں موومنٹ ہوئی ہے گیمیٹ کی اس کو ہم میل گیمیٹ کہیں گے, اور جو دوسرا سیل ہے ہمارے پاس اسپائروگائرا کے فلامنٹ کا اس کو ہم فیمیل گیمیٹ کہیں گے. تو دو فلامنٹ جو ہے اس میں انوالو ہو رہے ہیں اس لیے ہم ان کو ڈائیوشیس فلامنٹ کہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیکنڈ میتھڈ آف فرٹیلائزیشن ان اسپائروگائرا. تو سیکنڈ میتھڈ ہے مونوشیس فلامنٹ. تو فیوژن کے دوران جو گیمیٹس ہوتے ہیں دونوں فلامنٹس کے وہ موو کرتے ہیں یعنی زائگوسپور یا زائگوٹ جو ہے وہ کانجوگیشن ٹیوب میں بنتا ہے. تو جیسے ہی زائگوٹ کانجوگیشن ٹیوب میں بنتا ہے تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس سیل سے جو ہے گیمیٹ موو ہوا ہے. تو اس لیے ہم ان کے اندر سیکس ڈٹرمنیشن نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ میل گیمیٹ کون سا ہے اور فیمیل گیمیٹ کون سا ہے, کیونکہ نارملی جو ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو میل گیمیٹ جو ہے وہ ہمیشہ موو کرتا ہے, فیمیل گیمیٹ جو ہے موو نہیں کرتا. یعنی میل گیمیٹس میں سپرم پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہی موو کر کے ایگ تک پہنچتے ہیں. فیمیل میں جو ایگ ہوتا ہے وہ موو کر کے سپرم تک نہیں پہنچتے. تو اسی لیے اب یہاں پہ دونوں کے گیمیٹس جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں اور کانجوگیشن ٹیوب میں آ کے آپس میں فیوز ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ بتانا مشکل ہے کہ میل گیمیٹ کون سا اور فیمیل گیمیٹ کون سا ہے. تو اس طرح کے فلامنٹس کو ہم مونوشیس کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیکنڈ کانجوگیشن کی ٹائپ جس کو ہم لیٹرل کانجوگیشن کہتے ہیں. تو لیٹرل کانجوگیشن جو ہے ایک ہی فلامنٹ میں دو ساتھ والے سیلز کے درمیان میں ہوتی ہے. یعنی لیٹرل کانجوگیشن کے اندر دو فلامنٹ انوالو نہیں ہوتے اسپائروگائرا کی, صرف ایک فلامنٹ جو ہے انوالو ہوتا ہے اور اس کے ایڈجسنٹ یعنی ساتھ ساتھ والے سیل جو ہیں وہ آپس میں کانجوگیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی کانجوگیشن کو ہم لیٹرل کانجوگیشن کہتے ہیں. اب اس طرح کے پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہم بائی سیکچول اور مونوشیس کہتے ہیں. لیٹرل کانجوگیشن جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن اسپائروگائرا کے اندر کس طرح ہوتی ہے. تو ڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن جو ہے وہ دو ایڈجسنٹ یعنی دو ساتھ والے سیلز کے درمیان میں ہوتی ہے اور یہ دونوں سیلز جو ہیں وہ ایک ہی فلامنٹ میں پائے جاتے ہیں.
اب فیلامنٹ میں جو اپر سیل ہوتا ہے وہ میل گیمیٹ کے طور پہ کام کرتا ہے اور جو لوور سیل ہوتا ہے وہ فیمیل گیمیٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. لوور سیل جو ہوتا ہے یعنی فیمیل جو سیل ہوتا ہے وہ سائز میں انکریز ہو جاتا ہے، جبکہ اپر جو سیل ہوتا ہے جو میل سیل ہوتا ہے وہ سیم سائز کا ہی رہتا ہے، اس کا سائز انکریز نہیں ہوتا. میل سیل کا جو پروٹوپلاسٹ ہوتا ہے یعنی نیوکلیس اور سائٹوپلازم کو ہم پروٹوپلاسٹ کہتے ہیں. تو میل سیل میں موجود پروٹوپلاسٹ جو ہے وہ ایک آؤٹ گروتھ جو ہے ڈیولپ کرتا ہے اور یہ آؤٹ گروتھ جو ہے elongate ہو کے فیمیل سیل کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے اور اس طرح کانجوگیشن ٹیوب جو ہے ان کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی. کانجوگیشن ٹیوب تب ڈیولپ ہونی تھی جب دونوں سیلز جو ہیں وہ آؤٹ گروتھ ڈیولپ کرتے اور دونوں آؤٹ گروتھ کی ٹپ جو ہے ایک دوسرے میں ڈیزولو ہو کے ایک برج سا بن جاتا، اس کو ہم کانجوگیشن ٹیوب کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میل سیل جو ہے یعنی جو اپر سیل ہے فیلامنٹ میں جو اپر سیل ہوتا ہے وہ آؤٹ گروتھ ڈیولپ کرتا ہے اور فیمیل سیل کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ کانجوگیشن ٹیوب نہیں بنتی. تو میل سیل میں موجود جو پروٹوپلاسٹ ہوتا ہے وہ فیمیل سیل میں پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، دونوں آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور زائگوسپور یعنی زائگوٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. یہاں پہ ہم ڈائیگرام سے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے اسپائروگائرا کا فیلامنٹ. تو اسپائروگائرا کے فیلامنٹ میں جب لیٹر کانجوگیشن ہوتی ہے تو ایک ہی فیلامنٹ جو ہے اس میں انوالو ہوتا ہے، دوسرا فیلامنٹ اس میں انوالو نہیں ہوتا. اور لیٹر کانجوگیشن میں جو ڈائریکٹ لیٹر کانجوگیشن ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو ایڈجیسنٹ سیلز جو ہیں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ جو دو سیل ہیں یہ ایڈجیسنٹ سیل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ والے سیلز ہیں. اپر والا سیل جو فیلامنٹ میں ہوتا ہے اس کو میل کہتے ہیں، جو لوور سیل ہوتا ہے اس کو فیمیل کہتے ہیں. اب لوور سیل یعنی جو فیمیل سیل ہے وہ خود کو سائز میں انکریز کر لیتا ہے، لیکن جو میل سیل ہوتا ہے وہ خود کو سائز میں انکریز نہیں کرتا. اب اس کے بعد میل سیل میں موجود جو پروٹوپلاسٹ ہوتا ہے وہ ایک آؤٹ گروتھ ڈیولپ کرتا ہے اور فیمیل کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں آتا ہے. تو جیسے ہی فیمیل کے ساتھ یہ کانٹیکٹ میں آئے گا اس کا سارا پروٹوپلازم جو ہے فیمیل کے پروٹوپلازم کے ساتھ فیوز ہو جائے گا اور یہاں پہ بن جاتا ہے زائگوسپور اور یہ سیل جو ہے وہ ایمپٹی ہو جائے گا. اس طرح ان کے اندر زائگوٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اور اس طرح کی کانجوگیشن کو ہم ڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ آف لیٹرل کانجوگیشن جس کو ہم انڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن کہتے ہیں. یہ بہت ہی ریئرلی پائی جاتی ہے یعنی یہ کامنلی موجود نہیں ہوتی، بہت ہی کم اسپیشیز کے اندر انڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن پائی جاتی ہے. اور کس اسپیشی کے اندر جو ہے یہ کانجوگیشن دیکھی گئی ہے اس اسپیشی کو ہم کہتے ہیں اسپائروگائرا افینس. اب اس کانجوگیشن میں ہوتا یہ ہے کہ اسپائروگائرا کا جو فیلامنٹ ہوتا ہے فیلامنٹ میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ سیلز آپ کو پتا ہے سیپٹم کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں. تو فیلامنٹ کے سیل میں جو سیپٹم ہوتا ہے اس سیپٹم کے اوپر ایک پیپیلا لائک آؤٹ گروتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی ایک گلوب لائک آؤٹ گروتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب یہ آؤٹ گروتھ جو ہے وہ فردر گرو کرتی ہے اور سیپٹم جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. بالکل آپ اس طرح سمجھ لیں کہ فیلامنٹ جو ہے اسپائروگائرا کا اس کا جو سیپٹم ہے اس کے اوپر ایک ابھار بن جاتا ہے، ایک جیسے پھوڑا ٹائپ کہہ سکتے ہیں آپ، پس لائک مٹیریل جو ہوتا ہے ویسا بن جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ آؤٹ گروتھ بریک ہوتی ہے تو سیپٹم بھی بریک ہو جاتا ہے اور اس طرح دو سیلز کے درمیان میں ایک پیسیج ایک راستہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اپر سیل جو ہے وہ میل گیمیٹینجیا کے طور پہ کام کرتا ہے، لوور سیل جو ہے وہ فیمیل گیمیٹینجیا کے طور پہ کام کرتا ہے. میل گیمیٹ جو ہے وہ فیمیل میں پاس آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح دونوں آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور زائگوسپور جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو اس طرح کی کانجوگیشن کو ہم چین کانجوگیشن بھی کہتے ہیں. اب جیسے زائگوسپور بن جاتا ہے یعنی زائگوٹ بن جاتا ہے اس کے بعد زائگوسپور کی جرمینیشن ہوتی ہے. اسپائروگائرا کا جو زائگوٹ ہوتا ہے وہ 3 لیئرز والی وال جو ہے اپنے اوپر رکھتا ہے. اب جیسی وال ڈکے ہوتی ہیں، وال رپچر ہوتی ہیں تو زائگوسپور جو ہے وہ نکل جاتا ہے، کم آؤٹ ہو جاتا ہے یعنی ریلیز ہو جاتا ہے اور پھر وہ واٹر میں سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اپنا ریسٹنگ پیریڈ جو ہے وہ گزارتا ہے. جرمینیشن سے پہلے جو زائگوسپور ہوتا ہے اس کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ میوٹیکلی ڈیوائڈ کرتا ہے اور 4 نیوکلیائی پروڈیوس کرتا ہے. 3 جو ہے اس میں سے ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ایک جو ہے نیوکلیس صرف اس کے اندر رہ جاتا ہے اور وہی فنکشنل ہوتا ہے اور پھر جو ہے زائگوسپور یعنی زائگوٹ جو ہے وہ جرمینیشن سٹارٹ کرتا ہے اور نیو پلانٹ جو ہے وہ بنا دیتا ہے. سم ٹائم جو ہے اسپائروگائرا کے اندر پارتھنوجینیسس بھی ہوتی ہے کیونکہ گیمیٹس جو ہیں سم ٹائم فیلامنٹ کے وہ آپس میں نہ تو ڈیولپ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ فیوز ہوتے ہیں.
تو اس وجہ سے ہر سیل جو ہے انڈیویجولی ود آؤٹ فیوژن جو ہے وہ نیو آف سپرنگ پروڈیوس کرتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سم ٹائم پارتھنوجینیسس اسپائروگائرا میں پائی جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن.